गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नवनीत रंजन आप सभी का मांडवी जीएस एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत झुकेगा नहीं, ये थंबनेल लगाने का मेरा मूल उद्देश्य ये है कि आज 21वीं शताब्दी का दौर चल रहा है। विश्व कूटनीति अपनी करवटें बदल रही है। आप देख भी पा रहे होंगे कैसे अमेरिका के वर्तमान जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो टैरिफ वार के माध्यम से दुनिया को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से धमकी भी है, कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी भारत को मिल रही है धमकी। बट 21वीं शताब्दी में उसको अगर देखा जाए, अमेरिका को चैलेंज कर रहा है रूस, जो कि पिछली शताब्दी में भी करता रहा, और चीन एक एशिया में नया प्लेयर बनकर उभर रहा है। तो भारत भी कहीं इससे पीछे नहीं है। आज भारत लगातार 20-25 वर्षों से कॉन्स्टेंटली इनकी इकोनॉमी की बात करेंगे तो इनके मैन पावर की बात करेंगे तो बहुत तेजी से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और एशिया ही नहीं बल्कि विश्व में एक उभरता हुआ राष्ट्र के रूप में भारत स्थापित हो रहा है। तो ऐसे में किसी पक्ष के दबाव में आकर निर्णय लेने की अभी स्थिति भारत की नहीं है। भारत खुलकर काम करेगा और भारत लड़कर काम करेगा। हाँ, उसके लिए शांति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कूटनीति में ट्रेड हो, शांति से ट्रेड हो, आपस के सहयोग और संबंध अच्छे हो, परंतु अगर कोई आंख दिखाएगा, कोई धमकी देगा तो भारत आज के वक्त में इससे पीछे हटने वाला भी नहीं है। हाँ, कार्रवाई करने के तरीके अलग होंगे, जैसा आप अभी वर्ल्ड डिप्लोमेसी में देख रहे हैं। ट्रंप साहब जो है वो अब थोड़े से उनके सुर जो है वो नरम पड़े हैं। हालांकि ये कब क्या करेंगे थोड़ा सा इनके विषय में कह पाना मुश्किल है, बट उनकी जो टैरिफ वॉर में जो भारत पर उन्होंने चुनौतियां पेश की थी उसमें अब थोड़े से वो पीछे हटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि भारत न केवल एक उभरता हुआ देश है बल्कि एक बहुत बड़ा बाजार भी है। और जिस चीन के विरुद्ध भारत को एक सुपर पावर के रूप में भारत देखना चाह रहा था, अमेरिका देखना चाह रहा था, अब भारत को चीन और के प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन साहब के साथ की जो तस्वीर आई है सम्मिलित रूप से, ये कहीं ना कहीं इनको फिलहाल डरा जरूर रही है। तो चलिए आज हम बात करेंगे चीन के द्वारा बनाए गए वाटर बम, क्योंकि चीन के संबंध भारत से अभी थोड़े अच्छे मिल रहे हैं। बड़ी हंसी सी ठिठोली देखने को मिली संघाई सहयोग संगठन में, पिक्चर में चीन के मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री छाए रहे, परंतु इसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि भारत की चीन की तरफ मित्रता हो रही है। वो चीन हमारा आज भी एक अच्छा खासा थ्रेट है, हालांकि भारत इसको अच्छे तरीके से निपट रहा है और आगे भी इस कूटनीति को बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये लिखने का मकसद क्या है कि भारत झुकेगा नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं चीन के द्वारा बनाए गए एक ऐसे हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट की जो कि न केवल चीन का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रल पावर होगा। और ये हाइड्रल पावर या ये जल विद्युत केंद्र भारत के लिए कैसे चिंताएं बढ़ा रही है, इसी मुद्दों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेगमेंट को। आप देख रहे हैं कि चीन के द्वारा तिब्बत के यारलुंग जो सांगपो, जिसको आप यारलुंग जांगपो या भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, उस पर विश्व का सबसे बड़ा बांध का निर्माण कर रहा है। और ये जो वाटर बम की बात कर रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, पेमा खांडू साहब ने, इन्होंने चीन के द्वारा बनाए जा रहे इस बांध को लेकर कहा है कि ये बांध जो है वो भारत के लिए खतरा हो सकता है, सैन्य दृष्टि से भी और पर्यावरणीय दृष्टि से भी, और मानव की क्षति इसमें हो सकती है, जान माल की क्षति हो सकती है, और हो सकता है कि चीन इस बांध को अपने रणनीतिक स्ट्रेटेजिकल वेपन के रूप में, रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके। तो मैं बात करूंगा, देखते हैं हम लोग कहां पर ये डैम बन रहा है। फिर दूसरा आइए कैसे इसमें आज के वक्त में डेवलपमेंट क्या हो रहा है। तो आप देखिएगा, ये चीन के जो प्रधानमंत्री हैं ली साहब 19 जुलाई 2025 को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े डैम के निर्माण की इन्होंने आधारशिला रखी है 1.5 महीने पहले, और ये उसी आधारशिला रखे जाने के समय का वीडियो है। हालांकि चीन की बहुत सारी खबरें मीडिया में आपको बहुत आसानी से नहीं मिल पाती है, मगर ये उसी का फोटोग्राफ्स हैं जहां पर चीन के प्रधानमंत्री जो इस डैम का उद्घाटन किया है। अब देखते हैं चीन के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित की जा रही इस बांध की लोकेशन कहाँ है। तो अरुणाचल प्रदेश से 30 से 35 किलोमीटर दूर उस टर्निंग पॉइंट पर है जहां पर नामचा बरवा नामक हिमालय पर्वत शिखर ब्रह्मपुत्र नदी जो है से ब्रह्मपुत्र नदी सीधे दक्षिण की ओर मुड़ जा रही है। आप अगर गौर कर पा रहे होंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये है यारलुंग सांगपो या जांगपो, जिसको तिब्बत में इस नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं टर्न कर रहा है, और यहीं पर एक पहाड़ी है, इसको कहते हैं नामचा बरवा,
और यहीं पर एकदम बिल्कुल सेफ्टी पिन की तरह ये टर्न करता है, और टर्न करने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में जब इंटर करेगा तो इसको हम लोग सियांग नदी या दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, जो आगे चलकर लोहित और दिबांग नाम की नदी से मिलने के बाद इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र असम के मैदानों में आपका, ठीक है। तो ये जो आप जंक्शन देख रहे हैं, ये जो आपका टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं, इसी जगह पर ये डैम का जो है वो निर्माण की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर कि चीन के द्वारा निर्मित ये बांध जो है वो कहाँ है, नियांगजी शहर, यानी कि जिस जगह पर, जिस टर्निंग पॉइंट पर आप देखें, ये तिब्बत का नियांगजी शहर है, या तिब्बत का एक नियांगजी प्रांत है, और इस प्रांत का एक छोटा सा क्षेत्र है मेडोंग, उसी मेडोंग में स्थित है ये डैम बनने जा रहा है आपका। और ये विश्व के सबसे बड़े बांध के निर्माण में कुल 168 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ी राशि है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना बड़ा और कितनी बड़ी क्षमता का ये जल विद्युत केंद्र बनने जा रहा है, और ये 2030 ईस्वी तक इसको निर्मित होने की संभावना है। अगर हम ये तिब्बत की बात करेंगे तो ये तिब्बत का जो ये छोड़ है आपका, यही है नियांगजी शहर, और आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका है अरुणाचल प्रदेश, और इसी जगह पर ये जो डॉट हमने डाला है, इसी जगह पर ये क्या बन रहा है आपका, डैम का निर्माण किया जा रहा है आपका। फिर आते हैं इस बांध के अंतर्गत कुल कितने जल विद्युत केंद्र बनाए जाएंगे, तो 5, यानी कि इसमें कुछ पहले से बने हुए भी डैम्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, और सबसे बड़े डैम का निर्माण भी किया जाएगा, यानी कि 5 अलग अलग हाइड्रो पावर स्टेशन से मिलकर ये बांध का निर्माण होगा, यानी कि इसमें ये 5 विद्युत संयंत्र होंगे, और जिसकी क्षमता कितनी होगी, 60,000 मेगावाट। कितनी क्षमता होगी, 60,000 मेगावाट। अगर हम बात करेंगे झारखंड स्टेट की, तो जो लगभग 3,000 मेगावाट पैदावार करता है। अगर हम बात करें बिहार की, तो ये लगभग आपका 12 से 13,000 मेगावाट पैदा करता है। यूपी 31,000 मेगावाट करता है। तो आप देखेंगे भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो कि पूरे राज्य उतनी क्षमता का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन नहीं करता, या उस राज्य में इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी नहीं है। तो एक ही डैम से, एक ही स्थान वाले क्षेत्र से ये 60,000 मेगावाट का प्रोडक्शन आपका करेगा। जो पुराने योजनाएं आप देखिए, जैसे कि जियाक्सा, जांगमू, जेक्सू, दागू, ये सभी जो है ये 4 हो गए, और एक 5वां जो है वो जो बनेगा, जिसको कहते हैं मेडोंग। क्या कहें, मेडोंग, जो कि न्यांगसी शहर में बनने जा रहा है। ये टोटल है। तो आप यहाँ अगर इस मैप पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर बन रहा है मेडोंग, और बाकी जितने भी आप 4 नाम देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, 1 2 3 4, है ना। तो ये सभी जो है वो इसी जगह पर है, और ये कंबाइंड जो है वो एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आपका तैयार होगा इसको लेकर, जिसमें हिमालय में कई बड़े बड़े सुरंगों को निकालकर उस सुरंगों से पानी को बहुत तेज गति से प्रवाहित करके उसमें टरबाइन चलाई जाएगी, और इतने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जो हमने बात किया है कि 60,000 मेगावाट प्रोडक्शन करेगा, ये विश्व का सबसे बड़ा होने वाला है। तो एट प्रेजेंट भी अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइडल पावर स्टेशन भी चीन में ही है, और ये कहाँ है, तो ये आपको यांगसी नदी पर है, जिसको आप यांगसी टिसियांग कहते हैं। ये कौन सा डैम है, 3 गॉर्जेस डैम, जिसकी क्षमता क्या है, 22,500 मेगावाट, 22,500 मेगावाट है। तो इससे लगभग ट्रिपल, 3 गुना क्षमता का ये बनने जा रहा है। अगर 3 गॉर्जेस की बात करें, तो अगर आप इस चीन के मैप को देख पा रहे होंगे तो ये आपकी यांगजी नदी है, और इसी यांगजी नदी पर आपका ये डैम जो है 3 गॉर्जेस है। अगर आप इसकी विशालता को देखना चाहते हैं तो आप इस मैप में देखिए कि ये कितना ज्यादा विशाल क्षमता का है। कहा जाता है कि इस बांध के निर्माण से पृथ्वी की जो एक्सिस है, धुरी में भी थोड़ा परिवर्तन हो गया, क्योंकि इतने बड़े बांध को बनाने के लिए बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाना पड़ेगा, और ये रिजर्वायर कहीं ना कहीं पृथ्वी के मूवमेंट पर भी थोड़ा असर करेगा, स्लाइट ही असर करेगा, मगर ऐसा किया है तो समझिए कि इससे बड़ा डैम बनने जा रहा है, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब जहां तक रही बात कि भारत की चिंताएं भी हैं इसको लेकर, क्योंकि आपके बॉर्डर से 30 से 35 किलोमीटर दूर बन रहा है, बड़े रिजर्वायर बनाए जाएंगे, ऊपर के भाग पर है, पानी छोड़ेगा तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसको लेकर भारत के जो विदेश मंत्री हैं और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल जी हैं, इनकी और चाइना के काउंटर पार्ट यानी कि चाइना के विदेश मंत्री जो है वांग यी, उनके साथ 19 अगस्त 2025 को एक वार्ता हुई, और ये 24वां राउंड था स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग, यानी कि भारत और चीन आपस के सीमा विवाद के मुद्दों को लेकर लगातार बात करते हैं, कूटनीतिक संबंधों को अच्छा बनाए रखे, इसके लगातार डायलॉग्स होते हैं। उसी डायलॉग्स की 24वीं बैठक में ये भारत के नेशनल एडवाइजर जो है, सिक्योरिटी एडवाइजर, चाहे वो अजीत डोभाल साहब हो, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब हो, ये मिले चीन के विदेश
विदेश मंत्री से, और उस विदेश मंत्री से मिलने के बाद इन्होंने इस पक्ष को भी उठाया है कि आपके द्वारा बनाए गए बांध से हम जो भारत अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र जो निचला स्ट्रीम में रहता है उसको नुकसान हो सकता है। तो अपनी आपत्ति दर्ज की, अपनी चिंताएं दर्ज की और इसका प्रोविजन करने की कोशिश की कि ताकि हमें इस चीज का ज्यादा नुकसान न हो सके। इसके लिए चीन को अवगत भी कराया। अब आते हैं, देखते हैं कि भाई क्या है। हमारे ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत, चीन का तिब्बत का इलाका और बांग्लादेश, ये 3 देशों से होकर गुजरती है। आपको पता है कि कैलाश मानसरोवर के पास चेमा युंगडुंग नाम का एक ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग सांगपो के नाम से। और फिर ये चीन में लगभग 1100 से अधिक किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ये भारत में इंटर करेगी आपकी, और भारत में इंटर करने के बाद लगभग 900 किलोमीटर के आसपास ये भारत में ट्रेवल करती है और उसके बाद आप देखेंगे कि ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है आपकी। तो आप अगर यहाँ पर देखें कि आखिर शुरुआत में जहाँ से मीटिंग चलती है, सोर्स जो है इसका, और वहाँ से लेकर ये जब पद्मा से मिलेगी बांग्लादेश में, जिसको आप गंगा भी कहेंगे, और वहां से वो बंगाल की खाड़ी में जाती है, इस बीच में ब्रह्मपुत्र बहुत बड़े संख्या में अपने वाटर वॉल्यूम को लेकर चलती है, जल बहुत बड़े पैमाने पर लेकर चलती है। मगर यहाँ पर एक फैक्ट्स देखिए कि भारत के आधिकारिक अनुमान बताते हैं कि भले ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का केवल 34 से 35% क्षेत्र ही भारत में स्थित है, लेकिन यह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र की कुल जलधारा का 80% से योगदान अधिक देता है। मतलब अगर हम सिंपली इस बात को अगर देखें तो आप अगर क्या नोटिस करेंगे कि अगर हम लोग ये अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट का मैप को अगर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो इधर से आपका ये ब्रह्मपुत्र जो आया और ये अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए ये बांग्लादेश में एंटर करता है। तो ये जो इलाका जो आप लद्दाख तिब्बत का इलाका आप देख रहे हैं, ये जो तिब्बत का बेल्ट है, इस तिब्बत के बेल्ट में ये तिब्बत का जो क्षेत्र है ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है। क्या है? कम वर्षा वाला क्षेत्र है, बहुत कम, बिलो 50 सेंटीमीटर बारिश। तो यहाँ पर यारलुंग सांगपो को पानी कैसे मिलता है? बर्फ जो पिघलती है यहाँ पर उससे मिलता है। तो भारत सरकार का अनुमान है, और ऐसा है भी क्योंकि ये वॉल्यूम नापी जाती है, कि ये चीन से इतना ज्यादा पानी लेकर नहीं आता है, मगर जैसे वो भारत के इलाके में प्रवेश करता है तो भारत में यहाँ से बहुत सारी नदियां जैसे कि सुबनसिरी, कामेंग, संकोस, है ना, ये तमाम नदियां, इधर से तिस्ता नदी जाकर बांग्लादेश से मिल जाती है आपकी। तो भारत से आने वाली नदियों से बहुत ज्यादा ब्रह्मपुत्र नदी को पानी मिलता है। तो चीन का जो ये बांध है उससे वो पानी को स्टोर करके रणनीतिक हथियार जरूर इस्तेमाल करेगा, मगर इससे भारत में पानी की कमी हो ये इतना ज्यादा सत्य नहीं जितना ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियां जो असम के मैदानों में आती हैं, चाहे मेघालय से निकलने वाली नदियां जो ब्रह्मपुत्र से जाकर मिलती हैं, इसमें इतनी पानी कैपेसिटी है कि वो ब्रह्मपुत्र के क्षेत्रों को कंट्रोल कर सके, ब्रह्मपुत्र में पानी की कमी को पूरा कर देगी। दूसरा चीज, अगर हम बात करेंगे असम के चीफ मिनिस्टर की बात, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास ऑलरेडी बहुत पानी की मात्रा है, हमें पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं कि आगे क्या होता है। उनका ये पक्ष जो था ये आपको बता रहा है। फिर देखेंगे आप तिब्बत पठार बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र हमने बता ही दिया। और दूसरा चीज अगर आप देखिए यहाँ पर, तो जो असम का ये जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 250-300 सेंटीमीटर तक अधिक वर्षा होती है बे ऑफ बंगाल के मानसूनी ब्रांच से आपका। तो ऑलरेडी यहाँ के क्षेत्रों में बारिश भी जाता है। हमारे छोटी छोटी नदियां जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी ब्रह्मपुत्र में अच्छी खासी जाके संख्या में मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र में बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत नहीं होने वाली है। समस्या कुछ और है, देखते हैं इसके बाद हमारा क्या फैक्ट कह रहा है, जो मैंने आपको बताया कि कई सहायक नदियां, उसकी बात हम लोग कर दी है यहाँ पर। फिर हम लोग बढ़ते हैं इसमें कि भाई अब भारत और चीन के बीच में कभी क्या ऐसे डायलॉग्स भी होते हैं या कभी ऐसे कोई कमेटी बनी है जिसके माध्यम से चीन जो है वो चीन से आने वाली भारत में जो नदियां है उसके हाइड्रोलॉजिकल डाटा को शेयर करता हो कि भैया ऐसा है कि अब मई जून का महीना आ गया है, नदी में बाढ़ आएगी, पानी बढ़ेगा, तो हम आपको बता देते हैं कि ब्रह्मपुत्र में इतना पानी जा रहा है, सतलज में इतना पानी जा रहा है। तो इसको लेकर एक हाइड्रोजन जो जल की जो जानकारी है, बहाव की जो जानकारी है, प्रवाह की जो जानकारी है, ये चीन क्या भारत के साथ शेयर करता है? तो बिल्कुल करता है। अगर हम देखेंगे तो दो नदियों को लेकर, सतलज नदी को लेकर 2005 ईस्वी में समझौता हुआ था और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर 2002 ईस्वी में समझौता हुआ था कि चीन भारत को इन दोनों नदियों के विषय में अपने हाइड्रोलॉजिकल आंकड़े या डाटा को जारी करेगा, वो भारत को शेयर करेगा और इसको लेकर मीटिंग भी होगी। मगर बेहतर और उसको करने के लिए वर्ष 2006 में दोनों देशों ने
क्या बनाया, एक विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की स्थापना की। मगर थोड़ी चिंता की बात यह है कि अब सतलज और ब्रह्मपुत्र के संदर्भ में जो डाटा शेयर किए जा रहे हैं उनकी जो एक अवधि है वो समाप्त हो चुकी है, और सतलज नदी को लेकर 2020 से और ब्रह्मपुत्र नदी में पानी के स्तर को लेकर 2023 से चीन किसी भी प्रकार का अब आंकड़ा को शेयर नहीं कर रहा है। समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है कि मान लीजिए कि चीन जो है वो जैसे कि सपोज कीजिए कि चावल की खेती हम लोग कब करते हैं, जनरली खरीफ में होता है आपका, जिसमें हम लोग जून जुलाई अगस्त तक जो इसकी जो है वो धान की रोपाई हम लोग करते हैं इसमें। अब अगर उसके पहले धान के रोपाई से पहले पानी आ गया तब तो ठीक है खेत में, मगर धान लगा दिया उसके बाद उसने अपने बांध को खोल दिया तब तो वो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। तो इसकी टाइमिंग कब है, कब छोड़ेगा, कितना पानी एक्स्ट्रा, अगर जब तक उस आंकड़े को शेयर नहीं किया जाएगा तब तक भारत के एग्रीकल्चर को, खासकर असम के जो ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास जो 90 किलोमीटर का जो ये मैदानी क्षेत्र है असम का, बीच का जो ब्रह्मपुत्र, उसमें रह रहे लोगों और वहां के कृषि को हो सकता है कि नुकसान हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस प्रकार के डाटा आपस में शेयर होते रहें, बट ये अभी फिलहाल बंद है। चाइना ने डिनाई किया या फिर इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बांध के अचानक पानी छोड़ने से बाढ़ की स्थिति बन सकती है, या फिर उसको ज्यादा पानी को स्टोरेज करने से सूखा की भी स्थिति बनने की संभावना है। हालांकि इस चिंताओं को मैंने आपको दूर किया कि भारत के नदियां पर्याप्त हैं ब्रह्मपुत्र में पानी को डालने के लिए, मगर स्वाभाविक कम तो होंगे थोड़ी बहुत। अब आइए भारत की जो चिंता है उसके नियंत्रण के उपाय क्या करेगा। अब कोई देश जो है वो डैम बनाकर आपके अपने पानी को रोक रहा है, आपके लोअर स्ट्रीम में जाने के लिए रोक रहा है, भारत के क्षेत्र में जाने से रोक रहा है, तो भारत या कोई भी देश क्या करने की कोशिश करेगा? कोई भी देश ये करने की कोशिश करेगा कि मान लेते हैं कि उस देश ने यहां पर एक डैम बनाकर इधर के पानी को सप्लाई को रोक दिया, तो सप्लाई को रोक दिया तो मान लेते हैं कि कभी ये अगर हमें हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा तो ये पानी को छोड़ सकता है तेजी से। तो आपको क्या करना होगा, आपको भी ऐसे कई सारे डैम्स बनाने होंगे, आपको कई डैमों की श्रृंखला बनानी होगी कि ताकि इधर जो मैदानी इलाका है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में पानी जब तेज हो जाएगा तो ये बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी आपकी। तो यहां पर ये छोटे बड़े डैम जो होंगे वो क्या करेंगे, इस जल को स्टोरेज भी करेंगे और इसके प्रवाह को रोकने का भी कोशिश करेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्या किया है, सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसको सियांग नदी या दियांग नदी कहते हैं, उस पर बनाया जा रहा है, जिसमें 9 अरब घन मीटर जल के संग्रह करने की व्यवस्था को बनाई गई है। और इस सियांग प्रोजेक्ट से 11,000 मेगावाट की पैदावार की जाएगी। तो अब अगर आप देख सकते हैं, यही है आपका, यहाँ पर चीन बना रहा है डैम और ये नदी अंदर गई, तो भारत जो अभी यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यहीं पर अपना डैम बना रहा है भारत। और आगे चलकर ये अपर सियांग है, लोअर सियांग, और ऐसे कई डैम्स बनाकर मैदानी क्षेत्रों में अचानक छोड़े गए पानी के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर सकता है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर चूंकि पहाड़ों के नीचे घाटियां इतनी ज्यादा गहरी होती हैं कि अत्यधिक पानी को वो बचा सकता है, बट जो घाटी के नीचे रहने वाले लोग हैं उनके लिए समस्या जरूर क्रिएट हो सकती है। तो ये केवल भारत की चिंता नहीं है, बल्कि साथ साथ बांग्लादेश की भी चिंता है। हालांकि बांग्लादेश के जो हमारे मोहम्मद यूनिस हैं अभी चीन के पक्ष में थोड़ा दिख रहे हैं, बट बहरहाल भारत जो है वो इसको लेकर अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है कि ताकि चीन के इस प्रकार के किसी भी कदम को बेहतर तरीके से और दृढ़ता से हम इसका बचाव कर पाए। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रहेगा, फिर नए टॉपिक पर हम लोग अगले दिन मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते जाते मांडवी जीएस एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार।